गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, राइट? दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर, यस, गुड इवनिंग गुरजोत, स्वाति, शगुन, मोहिदीन, जय, नरगिस, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, अनुष्का, यस। तो लास्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग का था, आप लोगों को याद होगा। ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एंड मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस भी होमवर्क के लिए दिए थे। आप लोगों ने कर लिए वो क्वेश्चन? कोई दिक्कत आई है उनमें? आप लोगों को याद होगा कि ये जो पूरा रैंकिंग और सीक्वेंसिंग वाला टॉपिक था ना, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते थे। एक तो क्वेश्चन वो थे जहां पर हमारे पास ऑर्डर पता था, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, वो वाली चीजें उनके थ्रू हम करते थे। या एक था रैंक निकालने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर एक कोई परसेंट पी है यहाँ पे, इसका आगे से रैंक अगर ए है, पीछे से रैंक अगर बी है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नथिंग बट रैंक फ्रॉम स्टार्ट प्लस रैंक फ्रॉम एंड -1, राइट? आप लोगों को याद होगा ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला था, ठीक है? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है? एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2016 वाला एक क्वेश्चन है, ओके। हाँ, जीएस मैंने आपका देखा, टेलीग्राम के ऊपर भी डाउट है। वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, वहां आपको मैं बताऊंगा नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में। तो वो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में डिस्कस होगा जब हम लोग अपना क्वांट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी डिस्कस नहीं होगा, वो क्वांट में डिस्कस होगा। और मैक्सिमम और मिनिमम, हाँ वो भी करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन करेंगे। 2016 वाला मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, पहले ये ट्राई करेंगे आप लोग। अच्छा, कमल वाला कह रहे हो? कमल वाला कह रहे हो? एक्चुअली वो स्लाइड में आ नहीं पाया कमल वाला, मैं कोशिश करता हूँ उसको निकालने की, आप चिंता ना करो। पहले ये वाला ट्राई करो आप लोग। हम मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। एक बार कंफर्म करना, क्या कमल वाला क्वेश्चन कह रहे हो, 2016 वाला? हाँ हाँ, अंशी, यस 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 यस, अंशी, यस। हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज वाला दिव्यांगिनी वही है, उसमें कमल पर्सन की निकालना ना रैंक वगैरह। गर्ल्स एंड बॉयज वाला वही है। चलिए, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं दोस्तों, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। देखो, जो जो लिखा हुआ है ना उसको बनाने की कोशिश कर लिया करो। इनफैक्ट ना आज थोड़ा मैं पजल्स भी आपको कराऊंगा, तो आपको जितना अच्छे से विजुलाइज हो जाएगी ना प्रॉब्लम, जितना अच्छे से कागज पे वो छप जाएगी, उतना ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो, कह रहा है कि एक क्यू है, मैंने एक क्यू ले ली, ओके दैट इज फाइन। यहाँ कह रहा है कि एक है फ्रंट, ये है फ्रंट वाली साइड, और दोस्तों एक है हमारी एंड वाली साइड, ठीक है? वो क्या कह रहा है? ही इज सेइंग मिस्टर एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट। तो सर मिस्टर एक्स कहीं यहां पर है, ये फ्रंट से 14th रैंक है,
ठीक है, मैं F14 लिख रहा हूं, F मतलब फ्रंट, 14 है, फ्रंट से 14। ठीक है, मिस्टर वाई इज 17th फ्रॉम द एंड। प्लीज इधर एक बात सुनो। अब इसने एक बात बोली है कि मिस्टर वाई ना एंड से 17वें नंबर पे है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या उसने हमें यह बता रखा है कि वाई कहां होगा? क्या वाई एक्स से पहले होगा? या हो सकता है दोस्तों वाई एंड से 17th है, तो हो सकता है एंड से 17 इधर चला जाए। इट इज पॉसिबल, बट इस क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ वाई। तो मेरा बात समझो, पॉसिबिलिटीज पहले दोनों थी। हो सकता था वाई इधर हो सकता था वाई एक्स के भी उधर हो, हमें पता नहीं है। पर जब उसने ये वाली बात बोल दी मिस्टर एक्स इज अहेड ऑफ मिस्टर वाई, इससे मुझे क्या पता लग गया कि सर वाई यहां नहीं। अरे यार, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो क्या हो गया, दोबारा बना देता हूं। तो इससे हमें पता ये लग गया कि सर y जो है ना वो इधर वाली साइड है और x इधर वाली साइड है। y इधर क्यों नहीं हो सकता? y इधर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने लाइन में लिख दिया मिस्टर x इज अहेड ऑफ मिस्टर y। दैट इज वाई x जो होगा y से पहले होगा। ये है आपकी फ्रंट वाली साइड, और हमने लिखा था x इज ऑन 14th फ्रॉम द फ्रंट। ये एंड वाली साइड है, एंड y इज व्हाट? y इज 17th फ्रॉम द एंड, या लास्ट। हाँ, एंड लिख देता हूं। यहां तक का डायग्राम क्लियर है? हाँ, यहां तक का डायग्राम क्लियर है। ओके, अब नोटिस करेंगे, अब कह रहा है कि एक पर्सन है मिस्टर जेड, वो दोनों के बीच में बैठा है। देखो, जेड कहां बैठा बैठा है? दोनों के बीच में। मतलब कहने का मतलब जितने लोग जेड और एक्स के बीच में हैं उतने ही लोग जेड और वाई के बीच में हैं। मान लेते हैं मैंने बोल दिया ए लोग हैं, अगर ए लोग इधर हैं जेड और एक्स के बीच में, तो जेड और वाई में भी उतने ही होंगे, क्योंकि बीच में है ना, बराबर लोग हैं। ठीक है, अब उसने एक बात हमें और बोल दी, देर आर 48 पर्सन इन द क्यू। टोटल 48 लोग हैं। अब हमें क्या निकालना है? मिस्टर एक्स और जेड के बीच में लोग, वो है ए। तो सिंपली मुझे ए की वैल्यू निकालनी है गिवन द फैक्ट कि पूरी लाइन में 48 लोग हैं। अब देखो इधर, प्लीज देखेंगे इधर, इधर प्लीज ध्यान से देखो। देखो 13 लोग यहां पे हैं एंड 14th पे है एक्स, मानते हो? तो 14 लोग तो इधर है सर, 14 लोग तो एक्स तक हो जाएंगे इधर, एक्स को इंक्लूड करके। फिर इधर देखो, इधर हमने 17 फ्रॉम एंड बोला था, तो सर 17 लोग तो इधर हैं, 18वां है वाई, तो सर 18 लोग इधर हैं। हाँ, बात समझ गया। बीच में कौन है? बीच में एक तो ए वाले लोग हैं, एक जेड भी है, और ए फिर से है, और फिर 18 लोग और हैं। इन्हीं का सम कितना है? 48। देख पा रहे हो आप लोग, या कुछ गलत किया है? या कुछ गलत किया? आप बताओ, कुछ गलत किया है? सही है? यहां पे देखो 17th था, ये रैंक था, ये 18th नहीं आएगा, ये 17 आएगा। क्यों? क्योंकि ई इज सॉरी वाई इज 17th फ्रॉम द एंड, तो 17 आएगा। हाँ, 18 नहीं आएगा, यहां 17 आएगा, 17, क्योंकि ई का 17th रैंक है, तो 17 आएगा। यस, कोई डाउट है यहां पे? इधर देखो दोबारा, देखो इधर, इधर देखो दोबारा, प्लीज देखेंगे। क्लास में कितने लोग हैं? 48, पूरी क्लास में 48 लोग हैं। ठीक है, 14 लोग हैं यहां तक, इसके बाद है ए लोग, फिर एक पर्सन है जेड, फिर से ए लोग, एंड फिर 17 लोग हैं बाहर। तो ये सब लोग ऐड ऑन होके कितने होंगे? 48। बस यहां से हम ए की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 14 + 1 15 + 17 32, 32 + 2a इज इक्वल टू 48। तो यहां से 2a की वैल्यू आएगी 16 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 8। और उसने हमसे a की वैल्यू ही मांगी थी कि x और z में कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं, इसीलिए यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी 8। बात क्लियर हुई? यहां पे बात क्लियर हुई? देखो, किया जा सकता है जीएस, बिल्कुल किया जा सकता है, तरीके और भी हैं, बिल्कुल मना नहीं करूंगा, तरीके और भी कर सकते हो। यस, आप ऐसे भी कर सकते हो जीएस, बिल्कुल सही कह रहे हो।
दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, आपको एक्स का स्टार्टिंग से रैंक पता है, आप एक्स का एंडिंग से रैंक निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। फिर इन दोनों के बीच का कितना गैप है वो मिल जाएगा, उसमें से एक माइनस करके हाफ से डिवाइड कर दो, तब भी 8 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह से आप कर सकते हो, दैट इज फाइन। क्लियर हुआ ये? यस। एक और ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। सिद्धार्थ, जेड एक ही इंसान है ना, जेड एक ही इंसान है ना, तो एक इसलिए क्योंकि जेड एक ही इंसान था। आंचल सबको ऐड किया है, वी जस्ट एडेड ऑल द पीपल। इधर देखेंगे आप सब लोग, देखो कुछ बातें लिखी गई हैं कि प्रिया का रैंक लेफ्ट से इतना है, शिफाली का रैंक इतना है राइट से। देखो इसका एक बार बनाने की कोशिश करो। ये मैंने बोला ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है सर, प्रिया का रैंक है 16th फ्रॉम द लेफ्ट, प्रिया का रैंक है 16th फ्रॉम द लेफ्ट, ये रैंक लिख रहा हूं, प्रिया का रैंक है 16th फ्रॉम द लेफ्ट। और शिफाली का क्या बोल रहा है वो, शिफाली का बोल रहा है कि शिफाली का रैंक इज 19th फ्रॉम द राइट, ये है राइट, इधर से 19वें नंबर पे। अब मुझे आप ये बताओ कि शिफाली को मैं यहां बनाऊं या मैं शिफाली को यहां बनाऊं, आप बताओ ना। शिफाली 19th पे है राइट से शुरू करोगे तो 19वें नंबर पे शिफाली आएगी। तो सर शिफाली यहां भी हो सकती है प्रिया के पीछे, शिफाली प्रिया के आगे भी हो सकती है। सर ऐसा ही तो हमने पिछले केस में इनकाउंटर किया था, हाँ बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन में भी ये समस्या आई थी, पर उसने ना उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई से आगे है, इट हैड क्लैरिफाइड इन द क्वेश्चन। पर इस वाले क्वेश्चन में उसने क्लैरिफाई नहीं किया हुआ, उसने नहीं बताया यहां पे कि शिफाली प्रिया से आगे है या शिफाली प्रिया से पीछे है। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि यहां पे दोनों पॉसिबल सिनेरियोस हैं, हो सकता है शिफाली प्रिया के पीछे हो सकता है शिफाली प्रिया के आगे हो। तो हमें दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कि मिनिमम कहां पे आएगा। अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ यार इधर कम आएगा तो दिखते से मिल जाएगा, बट अदरवाइज आप दोनों केसेस कंसिडर कर सकते हो। मैं जैसे पहला केस आपको कंसिडर करके बताता हूं, जैसे आपने बोल दिया सर ये रही प्रिया, और मैंने बोला कि शिफाली मान लो इधर है, रैंक क्या दिया था 19 और 16, प्रिया इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, शिफाली इज 19 फ्रॉम द राइट, ठीक है। और एक बात उसने और बोल रखी है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन बिटवीन, इनके बीच में टोटल 5 लोग हैं। दोस्तों अगर ऐसा है ना, ये केस 1 है, ये केस 1 है, केस 1 वाले में केस में कितने लोग आएंगे आप बताओ। आप बोलोगे सर प्रिया तक 16 लोग हुए, 16 के बाद 5 लोग बीच में हैं और शिफाली 19वें नंबर पे है, तो इस केस में 40 लोग आएंगे। दिस इज केस 1, दिस इज केस 1, यस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, दूसरे केस में शिफाली हो सकता है आगे आए, क्योंकि हमें थोड़ी दे रखा है कि शिफाली आगे या पीछे है।
तो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में मैं बोलूंगा कि सर ये रही प्रिया 16th फ्रॉम द लेफ्ट, और शिफाली कहाँ जाएगी, मैंने बोला 16th मतलब शिफाली इधर है कहीं, और शी इज 19 फ्रॉम द राइट। ठीक है, और इनके बीच में 5 लोग हैं। अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये टोटल लोग कितने आएंगे, टोटल लोग कितने आएंगे आप मुझे बताओ इस केस में। आप बोलोगे सर देखो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर प्रिया 16th पे है और शेफाली उससे 5 बीच में लोग है, छठे नंबर पे आ गए है, तो देखो ना 16 से 5 पीछे जाओ, 15 14 13 12 11, 5 लोग बीच में, अगले पे शेफाली, तो शेफाली दरअसल में 10th है फ्रॉम द लेफ्ट। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि 10 यहां पे है, ठीक है ना, 10 यहां पे हो जाएंगे, एंड प्लस शेफाली इज 19th फ्रॉम द राइट, या फिर कह लो 18 लोग उसके पीछे हैं, तो यहां पे टोटल लोग कितने आएंगे 28। क्लियर हुआ। तो दो पॉसिबल सिनेरियो बने, या तो क्लास में 40 बच्चे होंगे या 28 बच्चे होंगे। अब क्योंकि उसने हमें बोल रखा है वी नीड टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस केस में आएंगे, जब शेफाली प्रिया के आगे होगी, एंड वो केस बनेगा 28 लोगों का। 28 से कम नहीं हो पाएंगे, 28 से कम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो दो केस थे। जय आप ये समझो ना, कहीं ये लिखा हुआ है कि शिफाली प्रिया के आगे है या शिफाली प्रिया के पीछे है, आप ये बताओ ना। अरे देखो, जिनको ये लास्ट लाइन समझ नहीं आई, मुझे ये बताओ, क्या आप लोग टोटल नंबर का फॉर्मूला जानते हो, रैंक फ्रॉम फ्रंट प्लस रैंक फ्रॉम बैकवर्ड -1, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। इधर देखो जिनको नहीं समझ आया। अब मुझे बताओ शेफाली का फ्रंट से रैंक कितना है, सर शेफाली का फ्रंट से रैंक है 10th, शेफाली का बैक से फ्रंट रैंक कितना है, वो है 19, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए 28 ही तो हुए, ऐसे निकाल लो चाहे। ठीक है, मैं दोबारा चलो पूरा ही रिपीट कर देता हूं। सेकंड केस, केस 1 तो सबको समझ आ गया, प्लीज जिनको सेकंड केस नहीं समझ आया प्लीज ध्यान से देखेंगे। सेकंड केस है क्या, देखो पहली बात तो आप ये समझो सेकंड केस है क्या। सेकंड केस कुछ नहीं है, सेकंड केस बस इतना ही है कि शेफाली हो सकता है प्रिया के आगे हो, क्योंकि उसने हमें नहीं बताया कि प्रिया आगे है शेफाली आगे है। एक केस हमने ले लिया प्रिया शेफाली से आगे है, तो दूसरा केस क्या लेंगे, शेफाली प्रिया के आगे है। तो अगर ऐसा होगा तो सर शेफाली मैं यहां अज्यूम करूंगा, प्रिया उसके पीछे अज्यूम करूंगा। हाँ बिल्कुल। अब प्रिया की रैंक क्या दे रखी है, प्रिया की रैंक दे रखी है 16 है लेफ्ट से, शेफाली की रैंक क्या है, शेफाली की रैंक है 19 है राइट से। अब यहां पे बात क्लियर हुई, पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है। यहां अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इतना ही किया कि मैंने मान लिया कि शेफाली प्रिया से आगे है, क्योंकि दो केस बनेंगे ना, या शेफाली प्रिया के पीछे या शेफाली प्रिया के आगे। तो अगर शेफाली प्रिया के आगे है वो ये केस, अगर शेफाली प्रिया के पीछे है वो ये केस। ठीक है, हाँ आयुष मुझे पता है आपको समझ आ गया, बाकियों को समझाने दो मुझे। अब इसमें आप नोटिस करो उसने और क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है प्रिया और शेफाली के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। क्या इस केस में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो प्रिया का रैंक क्या है 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैंने बोला प्रिया से 5 लोग आगे और हैं, 5 लोग आगे, तो 16 के आगे 15 14 13 12 11, 5 लोग हो गए। फिर शिफाली का नंबर है 11वें का अगला बंदा शिफाली है, 11वें का अगला पर्सन शिफाली है, तो शिफाली की रैंक क्या है 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 16 से 5 आगे फिर शिफाली, तो 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब शिफाली का रैंक देखो, शिफाली को देखो, शिफाली सर एंड से 19th रैंक पे है, स्टार्टिंग से 10th रैंक पे है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर सकते, टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रैंक फ्रॉम फ्रंट या फिर रैंक फ्रॉम एंडिंग -1। शिफाली का रैंक स्टार्टिंग से है 10th, शिफाली का रैंक पीछे से है 19 -1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 28। मिनिमम पूछा था तो ये वाला केस है, वही किया है अर्नब, वही किया है मैंने। सिद्धार्थ क्वेश्चन में लिखा है ना मिनिमम, क्वेश्चन में लिखा है यहां पे कि मिनिमम बच्चे कब होंगे, मैक्सिमम पूछता तो दूसरा केस था, मिनिमम पूछा है तो ये केस आएगा। इज इट ओके, इज इट ओके, क्या यहां तक बात क्लियर हुई।
यस, क्या यहाँ पे बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, किसी बच्चे ने वो बोला था कमल वाला क्वेश्चन करवाने को, तो अभी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, किसी बच्चे ने कहा था कमल वाला क्वेश्चन कराने के लिए, ये है कमल वाला क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज ट्राई करेंगे इसको। प्लीज ट्राई करेंगे सब लोग इसको। ठीक है, ठीक है, गुड। काफी सारे बच्चों का सही आंसर आया। देखो इधर देखेंगे, जिनको नहीं क्लियर हुआ, इजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 ही बच्चे हैं। अब वो साथ में क्या मेंशन कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स द इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस। देखो अगर मैं बॉयज मान लूं क्लास में x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? लिखा है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो अगर बॉयज x हैं तो सर गर्ल्स होंगी 2x, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल। बॉयज x गर्ल्स 2x। ये मिला के 60 है। सर अगर ये मिला के 60 है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि x प्लस 2x इक्वल टू 60? मैंने कहा बिल्कुल भाई, बॉय और लड़कियां मिलके ही तो 60 बन रहे हैं। तो 3x इक्वल टू 60 कह सकता हूं, हाँ जी कह लो। क्या x इक्वल टू 20 भी कह सकता हूं? हाँ, आप ये भी कह सकते हो। अगर दोस्तों ऐसा है तो मेरे पास पता लग गया कि लड़के हैं क्लास में 20, लड़कियां हैं क्लास में 40। चलो बढ़िया। अब एक पर्सन है कमल, ठीक है, कमल करके एक पर्सन है, ठीक है, उनका रैंक है 17th। कितना रैंक है? 17th। अब देखो, कमल है ये, कमल का रैंक है 17th। कहां से? टॉप से। ये टॉप रहा और ये बॉटम। टॉप से रैंक है कमल का 17th। क्या मेंशन्ड है? इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल। देखो कमल से आगे लोग कितने? आप बोलोगे सर कमल 17वें पे है। मैंने कहा फिर 16 लोग आगे हैं इसके, और क्या। अगर 16 लोग आगे हैं और वो क्या कह रहा है कि देयर आर 9 गर्ल्स, तो मतलब 16 में से 9 गर्ल्स होंगी। तो सर बाकी 7 लोग कौन होंगे? अरे बाकी 7 बॉयज होंगे, और क्या। इसका मीनिंग पता क्या है? कमल से आगे 7 लड़के हैं, एक लड़का कमल खुद, टोटल 8 हो गए। और टोटल लड़के हैं कितने? 20। 7 लड़के आगे, एक कमल खुद, तो मतलब इसके पीछे 12 बॉयज होंगे। और यही हमसे पूछा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे उसके पीछे? दैट इज 12।
क्या ये बात समझ आई? अब देखो यार, एक दो चीजें आप थोड़ा और रिकॉग्नाइज किया करो। होता पता क्या है कि कई बार हमारे साथ ट्रिक करने की कोशिश की जाती है। अब गलतियां जरा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, इसको थोड़ा कैच करना। कई बार आप लोग मिस्टेक भी करते हो, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं करी, पर कई बार आप लोगों ने मिस्टेक करी। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, दो लोग थे ए और बी। उसमें पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग ए और बी। अगर आपको याद हो, एक्चुअली हमारा ना उसमें आंसर आया था 27, और कई बच्चों ने एक्सक्लूडिंग वर्ड नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने 27 पे टिक मार दिया, और 27 ऑप्शन ए में था। फटाफट आंसर आया 27, ऑप्शन ए में दिखा, टिक मार्क कर दिया। जबकि उसमें से ए और बी को माइनस करके आंसर आपका 25 आना था। आया याद आपको? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था उस दिन लास्ट क्लास में। उसी तरह से यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर भी कुछ बच्चों ने फटाफट यहां 7 तक पहुंच गए होंगे। उनको लगा अच्छा 20 बच्चे हैं, 20 बॉयज हैं, 7 यहां पे हैं, तो 13 बाद में होंगे, एंड उन्होंने फटाफट ऑप्शन ए पे टिक मार्क कर दिया होगा। ये ना एक, आप पीवाईक्यूज आप अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि एक पैटर्न यहां पे चलता आ रहा है। बहुत बार ऑप्शन ए ऐसा आंसर होगा जो आपसे सिली मिस्टेक करवाने की कोशिश करेगा, तो ये सिली मिस्टेक से आपको यहां पे बचना है। ठीक है ना? ये सिली मिस्टेक्स यहीं पे अंडरस्टैंड करो, ताकि कम से कम इस तरह की सिली मिस्टेक आपकी एग्जाम में हो पाए। क्या ये बात क्लियर हुई? इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, सॉरी ऑप्शन बी बनेगा 12। आई होप दैट इज क्लियर। आरती कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? आई थिंक लास्ट क्लास में हो गए थे बाकी डिस्कस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये भी बता दो। आरती बताना कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? ये तो हो गया था, ये भी आई थिंक हो गया था लास्ट क्लास में। अरे कौन सा नहीं हुआ मैं वो पूछ रहा हूँ, 2000 कौन सा नहीं हुआ वो पूछ रहा हूँ। चलो ये तो आसान है, सामने सामने ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसका आंसर बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आ जाएगा। उषा रन्स फास्टर देन कमला, प्रीति रन्स फास्टर, सॉरी प्रीति रन्स स्लोअर देन स्वाति, स्वाति रन्स स्लोअर देन कमला, तो प्रीति इज द स्लोएस्ट, है ना? ठीक है ठीक है। तो आपने एक बात अंडरस्टैंड करी कि ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन काफी आसान आता है। एक क्वेश्चन आ ही रहा है मोटा मोटा, कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, पर इन दोनों से मिला के, ऑर्डर और रैंकिंग को मिला के जो एक क्वेश्चन आता है काफी इजी है। बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बड़े आराम से निकालना जानते हैं, फ्रंट प्लस एंड का रैंक -1। यही क्वेश्चन इसी को आगे पीछे घुमा देगा, कभी बोल देगा इसके पीछे इतने लोग हैं, उसके आगे इतने लोग हैं, इसका रैंक ये है, उसको इंटरचेंज कर दिया। बस यही तरीके हैं, ठीक है ना? अभी तक जो क्वेश्चन नहीं पूछा उसने यूपीएससी ने, वो ये वाला था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो प्रिया और शेफाली वाला। तो इसको भी आप समझ गए होंगे कि अच्छा मिनिमम वाला ऐसे करना है, दिस इज हाउ विल गो टू द मिनिमम वाला चीज। ठीक है, तो इस तरह से आप दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि उसने हमें नहीं बताया कौन आगे कौन पीछे है। अगर ये बात आप अंडरस्टैंड कर पाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे फिर एग्जाम में भी बन जाएंगे। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अपना पजल वाला। ठीक है, पजल वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। जीएस वो कोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, उसको अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो जिस चैप्टर में है उसमें डिस्कस करना है चैप्टर को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दूंगा। जो पहले भी आपने बताया नंबर ऑफ डिजिट्स वाला, वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी बुक ने हो सकता है उसको अलग जगह क्लासीफाई कर दिया, आप चिंता मत करो, आपको क्लास में डिस्कस हो जाएंगे सारी चीजें। हाँ, देखो पजल अपना मोटा मोटा हमारे रीजनिंग के बहुत ही कम चैप्टर्स बचे हुए हैं। अब जो चैप्टर्स हमें रीजनिंग में करने हैं वो पजल थोड़ा डिस्कशन करनी है। इसके अलावा हमारा जो क्यूब एंड डाइस का चैप्टर है हम वो डिस्कस करना है। कुछ मिसलेनियस पोर्शन हमें डिस्कस करने हैं, तो 3-4 टॉपिक्स ही हमारे यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है,
ओके ओके ओके। तो देखो ये पजल वाला टॉपिक ना अपने आप में प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नहीं आएंगे तो नहीं भी आएंगे, या फिर कई बार एक सिंगल पजल भी आ सकती है। बट इतना जरूर है कि जो इन पजल्स को आप इस्तेमाल करेंगे, जो आप तरीका अडॉप्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको बाकी चीजों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना, ये बात आप यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है ठीक है। देखो अर्नब, अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग टाइम पे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग रहता है। ठीक है, मैं आपको सारे चैप्टर्स करवाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो, बट जो चीज जिस चैप्टर में होगी उस चैप्टर में डिस्कस होगी। तो प्लीज इधर देखेंगे। देखो पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आप तरीका आप समझिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट। क्या आपको पजल्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या नहीं लगती। पहली बात तो आप ये समझे। दूसरी बात आप ये समझो कि जो पजल के क्वेश्चंस हैं उनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में, जब मान लेते हैं कोई पजल थी तो उसके रिगार्डिंग 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ गए, या फिर हो सकता है एक सिंगल क्वेश्चन वाली पजल हो। अब इसमें पॉइंट आप ये देखिएगा कि जितने मर्जी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, 2 हो या 3 हो, बट प्लीज अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम भी स्पेंड करें। अगर 2 या 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना एक पजल के ऊपर, तो इट विल बी अ लॉन्ग पजल। वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसमें 2 3 4 मिनट लगाओ। अब दिक्कत पता क्या हो जाती है, कई बार हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, कई बार हम एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं, अब 2 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए या 4 मिनट हो गए। अब 4 मिनट के बाद हमें समझ नहीं आता कि क्या मैं 1 मिनट और लगाऊं और शायद ये पजल सॉल्व हो जाए एंड मेरे 3 क्वेश्चन आंसर हो जाए, या फिर ऐसा है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊं। यहां पे ये क्वेश्चन बहुत दिमाग में अटक जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, कई बच्चे सोचते हैं मैं और टाइम लगा दूं और टाइम लगा दूं, शायद मेरे से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब उस चक्कर में कई बार वो 10 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा देते हैं, कई बार उस 10 मिनट के बाद भी उनसे क्वेश्चन नहीं होता। प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर पजल आपका फोटे नहीं है, इफ समवन इज नॉट टू मच कंफर्टेबल इन पजल, तो पजल शुरुआत में बिल्कुल नहीं करनी। एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तब कर लो पजल। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 मिनट एक पजल के ऊपर लगा दिए, क्योंकि पजल वाले क्वेश्चंस फंस जाते हैं कई बार। अगर हो जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, वो ट्रिक कैच कर ली तो फटाफट हो जाएगी, नहीं कैच होती तो लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए पजल के क्वेश्चन आपको थोड़ा एंड में करने चाहिए, अगर आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो पजल के अंदर तो, ताकि आपको बाकी आसान क्वेश्चंस में आपका ऐसा ना हो कि आसान क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए। इस बार भी कुछ पजल्स आई थी, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आई हैं, मतलब या फिर कह लो कि उनको हम अलग चैप्टर में भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है ना, तो मिसलेनियस में भी डिस्कस करेंगे, पर पॉइंट मेरा यही है कि वो जो पजल्स होंगी उनको कहां पे अटेम्प्ट करना है उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ना करके एंडिंग वाले में ज्यादा ध्यान देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं पजल्स में, कुछ क्वेश्चन पजल में ऐसे आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, और एक पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आती हैं वो आती हैं हमारी रूट्स के रिगार्डिंग। रूट मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है रूट के ऊपर, कि मान लो ए और बी के बीच में एक रास्ता बना दिया, बी और सी के बीच में एक दूसरा रास्ता बना दिया, सी और डी के बीच में एक और रास्ता बना दिया, तो ए से डी जाने के कितने रास्ते हुए, या ए से डी किस किस रास्ते से जा सकते हो। अगर आपसे वो रूट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट दीज रूट क्वेश्चंस इज बाय मेकिंग यूज ऑफ डायग्राम्स। ये हमेशा याद रखना। आप लोगों को मैं आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोग जैसे गूगल मैप्स देखते हो, अब गूगल मैप्स पे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर मैं अभी यहां खड़ा हूं तो मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, गूगल मैप से आपको साफ साफ दिख जाता है। अगर आप ऐसे दिमाग में लेके चलो कि ए से बी में सड़क है, बी से सी में सड़क है, सी से डी में सड़क है, तो कभी आपको इमेजिन ही नहीं हो पाएगी पजल। तो अगर कुछ ऐसा पजल है
जिसमें वो आपके अलग अलग स्टेशंस की बात कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसका एक डायग्राम बना लें। अगर आप उसका एक डायग्राम बना लेंगे तो चीजें आसान से दिख जाती हैं, आपको वो रूट पता लग जाएगा। आज हम दो पजल्स करेंगे अपने रूट्स के ऊपर, ताकि ये रूट वाले क्वेश्चन अगर कभी भी आए हमें पता हो कैसे सॉल्व करने हैं। लेट अस ट्राई दोस टू क्वेश्चन। बाकी जो स्टेटमेंट वाले पजल हैं हम रूट वाले क्वेश्चंस के बाद करेंगे, पहले रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे, अपने डायरेक्शन वाले। जैसे इस क्वेश्चन को पहले आप लोग 3-4 मिनट दो, मतलब 2-3 मिनट दो एक बार ट्राई करने के लिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बनाओ एक बार, आई विल गिव यू टाइम 2-3 मिनट्स, प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फॉर्म दिस क्वेश्चन। फिर मैं आपसे क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके बाद। अंशी ये प्रॉब्लम है, मतलब अभी के लिए स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आगे इस तरह से है, क्वेश्चन आगे इस तरह से है कि पी से क्यू जाओगे तो कैसे जाओगे, या पी से आर जाना है तो कैसे जाना है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, बना लिया एक बार तो बता दो। हम्म, ओके। इसके बाद पहला क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ पे विच मोड आएगा, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट would help one to reach R starting from Q but without changing। ठीक है, गुड गुड गुड। किसी का रेल आ रहा है, किसी का बोट आ रहा है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई। देखो, सबसे पहली बात जो हमें पता लगी वो ये है कि सर इसके लिए हमें टेबल वेबल बनाने की जगह अगर हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जब भी ट्रांसपोर्टेशन का, हमें बहुत आराम से क्लैरिटी मिल जाती है। तो इसका डायग्राम ही बनाओ। कैसे बनाएंगे दोस्तों, जो जो लिखा हुआ है वो करो। एंड एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जो जो स्टेटमेंट आप पूरी इस्तेमाल करते जा रहे हो उस पर टिक मार्क करते रहो। जैसे ये कह रहा है पी एंड आर आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली, तो मैंने बोला सर मान लेते हैं दिस इज पी, लेट्स से दिस इज आर, मैंने बोल दिया कि ये बोट से कनेक्टेड है। चलिए ठीक है, ये इस्तेमाल कर ली मैंने पूरी स्टेटमेंट, इसमें और कुछ नहीं है स्टेटमेंट में। फिर दूसरा कह रहा है एस एंड आर आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट, एस एंड आर आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट, तो मान लेते हैं एस एंड आर आर कनेक्टेड बाय बस भी और बोट भी।
ठीक है, सिर्फ सेकंड भी मैं पूरी इस्तेमाल कर चुका हूं। तीसरा कह रहा है पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। मान लो पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल, ये भी ठीक है, ये भी यूज होगी पूरी। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू एंड टी आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली, क्यू एंड टी आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली, ओके, ये भी इस्तेमाल होगी। पांचवा कह रहा है टी एंड आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस, टी एंड आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। तो सर मैंने सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पे पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुकी है, मानते हो? सारी की सारी स्टेटमेंट पूरी तरह से हमने इस्तेमाल कर ली है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग मोड। मोड नहीं चेंज करना, मतलब रेल ले रही है तो रेल ही लेते जाना है, और कोई और ले लिया तो कोई और ही लेके जाना है, तरीका नहीं बदलना। अगर अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर तो ट्रेन ही ट्रेवल करना है। कहां से, क्यू से आर पहुंचना है। कहां पर है क्यू, जाना कहां है हमें, आर के ऊपर। देखो आप नोटिस करो, क्यू से आर जाने के दो रास्ते हैं, या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, मानते हो? अब देखो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो, आपको पहले हवाई जहाज लेना पड़ेगा, एयर, फिर इधर से कुछ लेना पड़ेगा, रेल और बस। अगर आप ये रास्ता ले रहे हो ना, पहले एयर फिर रेल या बस में से एक, तो भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो गया। अगर आप एयर से जाओगे, आगे जाके रेल या बस में से कुछ लेना पड़ेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल गया। तो सर ये रास्ता नहीं है। रास्ता कौन सा है, रास्ता ये वाला है, पहले यहां से जाओगे फिर यहां पे। अब देखो यहां दो पॉसिबिलिटी है, तो बोट ले लो या रेल ले लो, पर आप नोटिस करो आगे जाके सिर्फ और सिर्फ बोट ही है। अगर मुझे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं चेंज करना ना, आगे किश्ती में ही जाना है, तो अभी भी मैं किश्ती में ही चलूंगा। क्यू से पी किश्ती में जाऊंगा, फिर पी से आर किश्ती में चला जाऊंगा। यही एक पॉसिबिलिटी है जिसके माध्यम से मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करूंगा। दैट इज वाई इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी बोट बन जाएगा। बात क्लियर हुई सबको, बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप आर से शुरू करो, सॉरी पी से शुरू करो, और आपको पी पे वापस आना है। कौन सी ऐसी जगह है जो आपको दो बार जानी पड़ेगी? देखो ना, आपको पी से चलना है और पी पे वापस आना है सबको घूम के। अब देखो आप कहीं भी जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप पी से क्यू गए, क्यू से टी गए, टी से आर गए, फिर आर से एस जाओगे, तो वापस आर आओगे, फिर जाके पी पे पहुंचोगे। तो भाई कैसे मर्जी चल जाओ, आर पे दो बार आना ही आना पड़ेगा। या आप ऐसे भी जाना चाहते हो, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं पहले पी से आर चला जाऊं, हाँ चले जाओ, फिर एस चले जाओ, चले जाओ, पर वापस तो आर पे आना ही पड़ेगा ना, फिर ऐसे करके आओगे। तो आर तो हमेशा दो बार आना ही आना है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा आपका आर बन जाएगा। ऑप्शन ए आर इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन था इसमें, ये वाला, इसको भी ट्राई करो। बिल्कुल इसका आंसर नन ऑफ दीज है, वेरी गुड, इसका आंसर नन ऑफ दीज ही है, कि आप कर लेंगे, आई डोंट थिंक इसमें मुश्किल है। ठीक है, कोई भी आपने जब डायग्राम बन गया है, फिर आगे क्वेश्चन आसान होते हैं।
इसमें ना टाइम क्वेश्चन बनाने में ही लगता है, एक बार क्वेश्चन बन जाता है, डायग्राम बन जाता है, फिर आगे आई डोंट थिंक क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक है, यस, गुड गुड। ये डायग्राम में आपको एज इट इज मिल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन रूट वाला हम और करेंगे, ये थोड़ा सा टफ था, बट टाइम लो, इसमें प्रैक्टिस करो हम लोग थोड़ा ना यहाँ पे, यस, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसको बनाने की। इसको टाइम लो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टफ है, एक लेवल ऊपर है उससे। एक बार डायग्राम बन जाएगा तो बताना, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार डायग्राम अगर बन जाएगा तो। हाँ हाँ, जिनका नहीं हुआ बना लो, कोई नहीं, 1 मिनट और है। कुछ गड़बड़ करी है आप लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ, लेट अस ट्राई, करते हैं कोशिश।
देखो पहली चीज, आप लोग समझते होंगे वन वे का मतलब क्या होता है, और आप टू वे मतलब समझते होंगे, राइट। वन वे और टू वे का आपको मीनिंग पता होगा। क्या मीनिंग होता है वन वे और टू वे का? वन वे मतलब जहां दोनों साइड जा सकते हो, सॉरी, टू वे मतलब जहां दोनों साइड जा सकते हो, वन वे मतलब सिर्फ एक साइड। मतलब वन वे मतलब बस जा सकते हो, आ नहीं सकते। टू वे का मतलब आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। आपको क्या करना होगा, कुछ चीजें पिक करो, जो चीजें पिक कर रहे हो उसको मार्क करते चलो कि मैंने क्या रूट बना लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कहा कि 8 रेलवे स्टेशन है, वो आपस में कनेक्टेड है। अब ऐसे रैंडमली 8 बनाने की जरूरत नहीं है, जो वो कहेगा वैसा वैसा करेंगे। या आप कर भी सकते हो, अगर आपको ABCDEFG जैसे लिखना है आप लिख लो, फिर अकॉर्डिंगली बनाते रहो इसको। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप एक एक करके स्टार्ट करते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है वन वे पैसेज है C से A। मैंने ऐसे मान लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना। इसका मीनिंग पता क्या है? आप C से A जा सकते हो, A से C वापस नहीं आ सकते, C से A जा सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया पता क्या रहता है यहाँ पे, आप यहाँ पे सोचोगे सर मैं E to G कहाँ बनाऊं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहां बना लूं क्या? मैंने कहा बना तो सकते हो, पर डायग्राम हौच पौच हो जाता है। इससे बढ़िया पता क्या है, आपने C to A बना लिया, फिर आगे आपने क्वेश्चन भी देखा कि हाँ ऐसे है, तो आपने एक चीज और नोटिस करी कि एक टू वे पैसेज भी है A से E। अब मेरे पास A पता है, अगर मेरे पास A पता है तो मैं E कहीं पे बना सकता हूं। अब मैं A से कनेक्शन इसका दिखा सकता हूं। अब ये क्या है? टू वे कनेक्शन। A से E के बीच में आपका टू वे कनेक्शन यहां पे बन चुका है, ठीक है। अब नोटिस करना, अब चीजें आसान हो चुकी हैं। जो जो मैं लिखता जा रहा हूं उसमें हाईलाइट करता जा रहा हूं। फिर आगे देखो मुझे ई पता लग गया है, वो कह रहा है ई से आप जी जा सकते हो वन वे। व्हाट इज द वर्ड हेयर? वर्ड इज वन वे। तो ई से मैंने जी चला गया, लेट से ई से जी यहां पे आ गया मेरा वन वे। तो मैंने वो भी कवर कर लिया, मैंने वो भी कवर कर लिया। उसके बाद और क्या मुझे गिवन है? और मुझे गिवन है सर मैं और क्या कर सकता हूं इसके अलावा? और कुछ है वन वे के अंदर? वन वे के अंदर B to F नहीं, B F पता नहीं अभी, D to H पता नहीं, G to C, C अभी पता नहीं है, हाँ G to C, ये रहा G, G to C। G से C क्या है? मेरा वन वे कनेक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या कनेक्शन है? फिर E to C का भी कनेक्शन है, मैंने E to C का भी कनेक्शन बना दिया, ठीक है। और एक कनेक्शन है यहां H से लेकर G के बीच में, कैसा कनेक्शन है? वन वे। तो H से G मैं कुछ ऐसे बना दूंगा। अभी तक बात क्लियर हुई? जो जो मैंने बनाए हैं ना उन सबको मैं हाईलाइट करता चला गया हूं, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या बना लिया क्या नहीं बनाया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एक बच गया यहाँ D to H। तो मैंने, हाँ D to H बचा हुआ है, तो मैंने कहा D to H भी बना लेते हैं। H तो है ही है मेरे पास, तो D मैंने यहां कहीं ले लिया, तो मेरे पास D to H भी बन गया। अब बचा क्या है? B और F बनाने बचे हैं, कोई बात नहीं आगे बना लेंगे। और क्या है हमारे पास? B निकालना ही पड़ेगा मुझे लगता है ना? हाँ। अब देखो एक E और D के बीच में कह रहा है, अब येलो ले लेते हैं, ठीक है। ये भी बन गया था E और D। E और D के बीच में यहाँ पे टू वे कनेक्शन है, मैंने बना लिया। फिर F समझ नहीं आ रहा कि F कहाँ बनाए, कोई बात नहीं, F को आप कहीं मर्जी बना लो, जहां आपको ठीक लगे, जहां आपको ठीक लगे आप F को यहां बना लो। F और D के बीच में क्या है? टू वे कनेक्शन है। और कुछ बचा? G और B के बीच में कनेक्शन बचा है, तो B इधर कहीं बना लो, कोई नहीं, G और B इधर कहीं बना लो। G और B के बीच में टू वे कनेक्शन है, तो मैंने वो भी बना लिया। और क्या बचा? B और F के बीच में सिंगल कनेक्शन, तो इसको मैं इसी से बना लूंगा अपने ऑरेंज से, B से F के बीच में एक सिंगल कनेक्शन। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ ठीक है अभिषेक, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जिसका जैसा बन गया बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे हमने ये एरो वाला कॉन्सेप्ट बस देखना, एरो वाला कॉन्सेप्ट देखना कि कहां पे सिंगल है कहां पे डबल है बस। अब अगर ये बन चुका है ना, तो यहां पे देखो कहां से कहां जाना है? C से H जाना है। कौन से को पास थ्रू करना इंपॉर्टेंट है? C से H जाने के लिए इधर देखेंगे, C से H जाना है, C से शुरू करना है, H तक जाना है, कहां तक?
किसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। देखो, सी से कहा जा सकते हैं सर, सी से बस ए ही जा सकते हैं। ए से कहा जाना पड़ेगा ई। अब ई के बाद जाने के कई पॉसिबिलिटीज हैं। आप में से कोई बच्चा बोलेगा जी, पर जी जाके करोगे क्या, हमें जाना है एच में, जी से जा ही नहीं पाओगे। तो चलो ए से ई गए, फिर ई से आप एच डी जा सकते हो, और डी से एच जा सकते हो। ये रूट है आपका ए, ई, डी और एच। अब नोटिस करो, सी से आपको ए जाना कंपलसरी है और ई भी जाना कंपलसरी है। इसके बाद आप सोच सकते हो कि जी जाके ये कर लो, कुछ और कर लो, वो सब चीजें ठीक है, बट सी से जब आप शुरू कर रहे हो ना, तो ए तो जाना जाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ई भी जाना कंपलसरी है क्योंकि और तो ऑप्शन नहीं है। तो ए और ई तो ऐसे चीजें हैं जो सी से शुरू करने के बाद आपको जानी ही जानी है। उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हो कि जी जाऊं, फिर बी जाऊं, फिर एफ जाऊं, फिर डी एच जाऊं, या फिर ई के बाद से सीधा डी जाके एच जाऊं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, बट ए और ई तो ऐसी चीजें हैं जो आपको कवर करनी ही करनी पड़ेंगी। इसीलिए यहां पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें आपका ऑप्शन ई आएगा कि ई कवर करना नेसेसरी है। अब डाउट ये आएगा, कुछ बच्चों ने पता नहीं जी लिखा। अब जी क्यों लिखा? देखो, जी वालों ने पता क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि सर सी से ए आएंगे, ए से ई से जी। हाँ ठीक है, एक रूट बनेगा, एक रूट एच जाने का ये बनेगा, पर ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र रूट है। एक दूसरा रूट भी तो है, ए से ई जाओ, ई से आप डी जाओ, डी से एच जाओ। जी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पे जी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ए और ई जाना कंपलसरी है, और साथ में डी भी पहुंचना कंपलसरी है क्योंकि वहीं से एच पहुंचोगे। ए ई और डी, ये तीन ऐसे रूट होंगे सी से एच पहुंचने के जो जाने कंपलसरी हैं, बाकी जाना कंपलसरी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई? दीपांजलि, आप ऐसा कुछ टाइप कर रहे होंगे, वो चैट में हमारी टीम ने एआई डाल रखा होता है, तो वो एआई आपको मैसेज करता है कुछ इस तरह से। ये बात क्लियर हुई? इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, ई इज द राइट आंसर। ई वाला जाना कंपलसरी है। क्या ये बात क्लियर हुई है सबको? यस, क्लियर हुई? गुड। ठीक है, ठीक है। नहीं, अर्नब अलग नहीं आएगा, डायग्राम अलग बनेगा, आई एग्री। डायग्राम अलग बनेगा, पर आंसर अलग नहीं आएगा। डायग्राम अगर आपका मतलब आंसर अलग आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कहीं वन वे टू वे कनेक्शन अलग अलग बना दिए। जो वन वे है उसको वन वे बनाओ, जो टू वे है वो टू वे बनाओ। जो बच्चे जी कह रहे हैं, आप देखो ना यार, एक बात अंडरस्टैंड करो, यहां जी जाना कंपलसरी नहीं है। जी से आगे कैसे जाओगे एच पे? आप लोगों ने हो सकता है टू वे कुछ डाला हो, ये टू वे नहीं है, ये वन वे है। एच से जी जा सकते हो, जी से एच नहीं जा सकते। अरे सिद्धार्थ, हाँ भाई ठीक है, जिसका डायग्राम जैसे बना वो कोई बात नहीं है। पॉइंट ये है कि डायग्राम आपका ऐसा रहे कि आपको दिख जाए कि कौन सा वन वे है, कौन सा टू वे है। चलो, क्वेश्चन वन तो क्लियर हुआ। अब इधर आएंगे आप लोग, इसको ट्राई करो एक बार। जिसने जो बनाया है उसको आप देखें। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए ट्रेन ट्रेवल, ये है ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। प्लीज ध्यान से पढ़ो इसको। आंचल, डायग्राम आपके साथ साथ तो बनाया है, आप थोड़ा पीछे एक बार करके देख लो। अभी तो बनाया, 5 मिनट लगे उसको बनाने में, मैं इसीलिए तो बता रहा था एक स्टेप बाय स्टेप। जहां जहां वन वे है वहां एक एक रूट आप एक सिंगल एरो डालो, जहां टू वे है वहां दो एरो डालो, बस इतना ही करना है। विपिन, आप कुछ चैप्टर्स पिछले देख लो, बाकी थोड़े दिनों में हम क्वांट स्टार्ट करेंगे, वो भी फिर आप कर लेना, बाकी धीरे धीरे करके अपना बैकलॉग कवर कर लो जो है। एफ से ए जाना है, पर किसी स्टेशन को एक से ज्यादा बार पास नहीं करना। एफ से ए जाना है, टफ है ये क्वेश्चन।
देखते हैं, लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई। अब इसमें गलती पता क्या होती है, कुछ पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं। अब प्लीज इधर देखेंगे, गलती ना करने का क्या तरीका है यहाँ पे, या गलती सुधारने का क्या तरीका है। आप पॉसिबिलिटीज शुरुआत से लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो हमें शुरू कहां से करना है, सर शुरू एफ से करना है, पहुंचना है ए के ऊपर। आप एक काम करो, एफ से शुरुआत होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज लिखना शुरू करो। देखो अब आप मुझे बताओ, अगर आप एफ से शुरू होंगे आप कहां जा सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर एफ से सिर्फ एक ही जगह जा सकते हो, डी पे। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर इधर चले जाएं, अरे नहीं भाई ये वन वे रूट है, ये बी से एफ जा सकते हो, एफ से बी थोड़ी जा सकते हैं। तो एफ से तो एक ही रास्ता है, आपको एफ से डी जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एफ से डी इज द फर्स्ट थिंग, ये तो जाना ही जाना पड़ेगा, इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। अब नोटिस करो, अब क्वेश्चन ये आता है कि डी से और कहां जा सकते हैं। अब डी पे तो आना ही आना है। देखो डी से ना अब दो रास्ते बने, एक तो डी से आप इधर की तरफ आओ, ओके, या दूसरा है डी से आप इधर की तरफ आओ। इन दोनों को आपको लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, इन दोनों को आपको लेना पड़ेगा। पहले मैं इधर वाले को लूंगा, ठीक है, डी से मैं पहले ये वाले रूट को लूंगा, लेते हैं। देखो एफ से डी तो आना ही आना है, फिर डी से मैंने पहले ये वाला रूट लिया, डी से जो डायरेक्टली ई की तरफ आया। अगर डी से मैं डायरेक्टली ई की तरफ आऊंगा, डी से मैं डायरेक्टली ई की तरफ आऊंगा, अब ई पे पहुंच गया। अब देखो ई से भी कितने पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे। अब मैं ई पे पहुंच गया हूं, अब ई से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो आप बोलोगे सर ई से तो तीन जगह जा सकते हो, इधर की तरफ जा सकते हो, इधर की तरफ जा सकते हो, या इधर की तरफ जा सकते हो। आई नीड टू टेक ऑल थ्री नाउ, आई नीड टू टेक ऑल थ्री। एक तो देखो आपको साफ साफ दिख गया, ई से सीधा ए, ये तो साफ साफ दिख गया। हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी। ई से और कहां जा सकते हो, सर ई से मैं सी जा सकता हूं, और सी से फिर सीधा ए, क्योंकि सी से और कोई पॉसिबिलिटी ना है। तो ई से जाने के बाद मैं सी जा सकता हूं, फिर ए जा सकता हूं। और क्या रूट था ई से, ई से मैं सर जी जा सकता हूं, जी से मैं सी जा सकता हूं, फिर सी से ए आ सकता हूं। तो ये भी तो हुआ, ई जी सी ए। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप डी पे हो ना, अगर आप ई की तरफ जाओगे तो ई पे तो पहुंच गए, दैट इज फाइन। अब ई से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ई से इधर भी जा सकते हो, ई से इधर भी जा सकते हो, ई से इधर भी जा सकते हो, राइट। पवन कह रहे वी शुड नॉट हैव एनी जंक्शन, कहां जंक्शन कहां है, क्या जंक्शन कह रहे हो? कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे। तो भाई ई से एक तो ये रास्ता हुआ, हाँ वो ले लिया मैंने। ई से ये रास्ता हुआ सी पे, पर सी से एक ही रास्ता है तो ये ले लिया ई सी ए। और एक है ई से मैं जी जाऊं, जी से मैं कहा जाऊंगा, जी से मैं सी जाऊंगा, सी से मैं ए जाऊंगा। तो सर तीन तो यही केस होंगे, तीन तो यही केस होंगे। तो कहने का मतलब जब मैं डी से पहली पॉसिबिलिटी देख रहा था ना ई जाने की, वहीं से मेरे तीन केस आ गए। ई से डी से ई जाने वाली पॉसिबिलिटी तो मैंने देख ली, पर डी से मैंने बताया था दो पॉसिबिलिटी निकलती हैं, वो बच गई हैं। डी से ये पॉसिबिलिटी भी तो है, मैं एच पे आऊं, एच से जी पे आऊं, फिर जी से मैं सी पे ही जाना पड़ेगा, और सी से ए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, ये देखो बिल्कुल। तो एक पॉसिबिलिटी यहां से क्या आई, एक पॉसिबिलिटी दोस्तों यहां से आई डी से एच, एच से सी, और सी से ए। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर हुआ पवन और बाकी स्टूडेंट्स को? ये चार पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे, एफ डी ई ए, एफ डी ई सी ए, एफ डी ई जी सी ए, एफ डी एच सी ए। कुछ लोगों से कुछ पॉसिबिलिटीज मिस हुई, उसका कारण ये था कि उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज नहीं ली, उन्होंने बस जो जो पॉसिबिलिटीज फटाफट दिख गई वो लेते गए। पर ऐसे नहीं करना, आपको देखना है कि एक से कहां जाना है, वहां से कितनी पॉसिबिलिटी है, तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन करते रहो। तो अनुष्का मल्टीपल स्टेशन तो हो ही सकते हैं, उसने बोला कि दो बार, मतलब रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं रिपीट होना चाहिए, उसने ये बोला है। हाँ हाँ सॉरी, इधर इधर क्या लिखा है, एच टू जी, सॉरी हाँ, इसमें आएगा एच टू जी, जी टू सी, सी टू ए। हाँ वो लिखने में वैसा हो गया, हाँ एच टू जी, जी टू सी, सी टू ए। यस 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 यस। प्रियंका लास्ट वाला ये देखो ना,
ये देखो आप कहाँ थे, आप डी पे थे, डी से एच पे आए, एच से जी पे गए, जी से सी पे गए, सी से ए, आखिरी वाला ये है, आखिरी वाला ये है, दिस इज द लास्ट रूट। यस। ठीक है सबको। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी आपको यहां पे देखनी थी कैसे कैसे करके आ रही है। गुड, ओके ओके। एक और क्वेश्चन भी था इसमें, उसको भी एक बार देख लेंगे। पढ़ो इसको, क्या पूछ रहा है ये। एक स्टूडेंट पूछ रही है शिवानी कि सर आपने एफ टू बी रूट कंसिडर क्यों नहीं किया। शिवानी एफ टू बी इज वन वे, एफ टू बी रूट है ही नहीं, बी टू एफ रूट है। ये देखो ना, बी से एफ वन वे है, एफ से बी आ नहीं सकते आप, बी से एफ एफ ही जाना पड़ेगा, ये वन वे है, टू वे नहीं है। टू वे हो मतलब वन वे है, तो एफ से बी आने की कोशिश करोगे चलान कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। वो कह रहा है भाई जी से सी का रास्ता बंद कर दिया, तो कौन सा स्टेशन पास करना जरूरी नहीं है एच से सी जाते समय। जाना है एच से सी और रास्ता जी से सी का ब्लॉक हो गया है। कौन सा रास्ता ब्लॉक हो गया है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया यहां पे, ये वाला जी से सी का रास्ता ब्लॉक हो गया है, ये रूट टूट गया है, ये रूट यहां पे टूट गया है। अब जाना कहां से कहां है, कहां जाना है, एच से सी। देखो ये रहा एच, ये रहा सी। अब मुझे बताओ कैसे जाओगे सर। देखो इधर देखो, एच से सी जाने के लिए आपको पहले तो जी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एच से डी तो जा नहीं पाओगे, तो जी जाना कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, अब जी से क्या करोगे, क्या करोगे जी से, जी से कौन सा रूट है सर, जी से हमें यहाँ पे, हमें यहीं जाना पड़ेगा बी के ऊपर, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, ये रास्ता टूट गया तो एक था। तो जी से बी गए, बी से एफ गए, एफ से डी गए, फिर डी से ई आए, फिर ई से सी, ये रास्ता बना इतना लंबा चौड़ा, ये देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा रास्ता बना आने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं आया, इस रास्ते में क्या नहीं आया, इस रास्ते में ए नहीं आया, इसीलिए ई को पास करना जरूरी नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए पास करना जरूरी नहीं है, बाकी सारे पास करने जो भी मतलब है वो जरूरी है। अर्नब जी बंद नहीं है, जी से सी रास्ता बंद है, जी से सी रास्ता बंद है, एच से जी तो खुला हुआ है ना, एच से जी तो खुला हुआ है, जी से सी बंद है, तो इसीलिए हम जी से सी नहीं जा पाएंगे। तो जी से कहां जाना पड़ेगा, जी से हमें यहां जाना पड़ेगा ई, सॉरी बी, बी से हम यहां जाएंगे एफ, एफ से यहां जाएंगे, फिर यहां से पास करके ई, फिर इधर पहुंचेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ, जी से सी का रास्ता बंद है, जी से सी नहीं जा सकते तो घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना लंबा रूट लेना पड़ेगा फिर। चलो, ये रूट वाले क्वेश्चन ऐसे डायग्राम से ही हो पाएंगे, वैसे नहीं हो सकते ये रूट वाले क्वेश्चन। अब फिर बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं कि सर बाकी टाइप ऑफ पजल हमें कैसे करनी है। ये रूट वाले तो चलो हमें समझ आए कि कैसे करने हैं, बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे करने हैं उन पे भी आते हैं। देखो
पजल्स के बाकी क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करिए। जो टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, उनके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करिए। अब क्वेश्चन आया, इसका क्या मतलब वेरिएबल आइडेंटिफाई करने का? कई बार जैसे आपके सामने क्वेश्चन अभी करेंगे भी, कई बार आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यार एक पर्सन को दिल्ली शहर में रहना पसंद है, उसको खाने में आपका बटर नान पसंद है, ऐसे कुछ होंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, एक बंदों की बात हुई है, नेम इज वन थिंग। उसके अलावा अगर हम बात करें, शहरों की बात हुई है, और हमारी बात हुई है यहाँ पे आपके खाने पीने की चीजों की। तो आपके टेबल में इस तरह से 3 आपके पास रोज आ जानी चाहिए। वेरिएबल्स हमने समझ लिए कि कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर यहां पे स्टेटमेंट्स 2 तरह की हो सकती हैं। एक दोस्तों स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट्स, और दूसरी होती हैं आपकी पार्शियल स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन ये आएगा, कंप्लीट और पार्शियल का मतलब क्या? देखो, अगर मान लो उसने क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट में ये लिख रखा है कि शिफाली लाइक्स टू ईट पिज्जा, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। शिफाली लाइक्स टू ईट पिज्जा, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है पर्सन शिफाली और सामने ईट पिज्जा, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। पर एक ऐसी स्टेटमेंट जैसे द पर्सन हु लिव्स इन दिल्ली लाइक्स टू ईट पिज्जा, द पर्सन हु लाइक्स टू द पर्सन हु लिव्स इन दिल्ली लाइक्स टू ईट पिज्जा, ये पार्शियल है। हमें पता ही नहीं कौन रहता है दिल्ली के अंदर। जब ये नहीं पता दिल्ली में कौन रहता तो पिज्जा कैसे बताएंगे? या फिर द पर्सन हु लिव्स इन अमृतसर डज नॉट लाइक पास्ता, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको हम टेबल में पूरी तरह से फिट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा पजल सॉल्व करते समय? पहले तो ये देख लेना है कि कंप्लीट स्टेटमेंट कौन सी है और पार्शियल कौन सी है। सबसे पहले जहां जहां कंप्लीट है उनको पूरी तरह से फिल कर दो, ठीक है। और जो फिल हो चुकी है उन पे टिक मार करते चलो कि सर ये मैंने स्टेटमेंट पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली है। जो पार्शियल वाली स्टेटमेंट है वो बाद में फिल होंगी। इनको कब फिल करना है? आफ्टर कंप्लीट स्टेटमेंट को फिल करने के बाद। कंप्लीट स्टेटमेंट को फिल करने के बाद आप लोग पार्शियल वाली स्टेटमेंट्स पे आएंगे, क्योंकि ना ये तभी फिल हो पाएंगे जब आपने फुल वाली आपने कर ली है। पूरी वाली कंप्लीट स्टेटमेंट फिल हो चुकी होंगी, तभी पार्शियल की सेंस बनेगी। और जिस जिस पार्शियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते चलेंगे उसको टिक मार्क करते चलेंगे। ये टिक मार्क करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार पता क्या होता है, आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, वो बार बार क्वेश्चन को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। कई बार ना ऐसा देखा गया है कि आपका टेबल पूरा फिल नहीं होता, टेबल में कुछ छूट जाता है, टेबल में कुछ रह जाता है। अगर आपने टिक वाली मार्क की हो ना कि यार पूरा स्टेटमेंट इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है स्टेटमेंट में, तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, यूपीएससी या और भी एग्जाम्स में डेटा जरूरी नहीं हर चीज का दे। कई बार कुछ ऐसे चीजें होंगे जहां पे हम लिखेंगे डेटा इज इनएडिक्वेट, क्योंकि हमारा डेटा है ही नहीं उसमें, क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। तो उससे टाइम बच जाता है। अदरवाइज हम लोग वी कीप ऑन गोइंग थ्रू, अच्छा कौन सी स्टेटमेंट होगी कौन सी नहीं हुई, फिर से ट्राई करेंगे। तो जो जो होती जा रही है, जिसको पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ, आई रिपीट, जो पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी है उसी को हम अंडरलाइन या टिक मार्क करेंगे। जो अभी बचा हुआ है डेटा उसको हम बाद में फिल करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट वाली स्टेटमेंट फिल होंगी, फिर आपकी पार्शियल वाली स्टेटमेंट फिल होंगी। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? क्या ये बात क्लियर हुई? टेबल में बताऊंगा राघव, अभी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कैसे करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। चलो पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको ट्राई करो एक बार, इसको ट्राई करो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे राघव। हाँ, इसमें आपको निकालना है कि किसको क्या पसंद है, वो निकालना है। पहले आसान क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे।
बना टेबल आप लोगों का? क्वेश्चन यही है अंशी, क्वेश्चन यही है कि व्हाट डज अंकित लाइक, ये क्वेश्चन है। अब देखो यार यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे, प्लीज अप्रोच समझेंगे, पहले अप्रोच समझ लो, क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहली बात उसने बोली कि 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों को एक स्पोर्ट पसंद है और तीनों को एक मीठा में खाने में एक चीज पसंद है। तो 3 चीजें बनेंगी, इतना आपको पता लगा, इतना टेबल आपको पता लगा कि यार 3 लोग की बात हुई है। एक बात हुई है प्रिया की, एक बात हुई है वैभव की, और एक बात हुई है यहाँ पे अंकित की। ठीक है, एक तो लोगों की बात हुई है और उनको क्या खेलना पसंद है, स्पोर्ट, और दूसरा उनको क्या डेजर्ट क्या पसंद है, ठीक है, मीठे में क्या पसंद है वो है। अब स्टार्ट करेंगे ये अंडरस्टैंड करना कि सर यहां पर फुल स्टेटमेंट कौन सी है और पार्शियल कौन सी है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा इनमें सारी पार्शियल है, कोई फुल स्टेटमेंट तो है नहीं। तो कोशिश ये करो कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जिसपे सबसे ज्यादा डेटा है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट देखो, यहां कह रहा है कि भाई अंकित को ना ना लड्डू पसंद है ना बर्फी पसंद है। अब नोटिस करो, इसको देखो दो तरह से कर सकते हो, प्रैक्टिस से तो आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं दोनों तरीके आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे बेसिक होंगे, तो इसीलिए मैं आपको हर एक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। कईयों का एडवांस होगा, उनको लगेगा कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट, कईयों को नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैं देखो करने को दो तरीके हो सकते हैं यहां पे। एक तो आप इनके सामने ना ऐसा ले लो, मैं आपको एक पहले सिंपल तरह से समझाऊंगा। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आप स्पोर्ट के सामने तीनों लिख लो, आप बोलोगे सर हो सकता है प्रिया ने क्रिकेट खेला हो या फुटबॉल या हॉकी। एक तरीका इसको ऐसे करने का भी होता है कि आपने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली और ऐसे ही डेजर्ट के सामने लिख ली जलेबी लड्डू बर्फी, जलेबी लड्डू बर्फी, तीनों पॉसिबिलिटीज आपने यहां पे लिख ली। ठीक है, अब एक एक स्टेटमेंट आप पिक करते रहो। जैसे स्टेटमेंट 1 आपने पिक करी, वैभव डज नॉट लाइक बर्फी, तो आपने वैभव के सामने बर्फी को क्रॉस कर दिया। फिर आपने दूसरी उठाई, अंकित डज नॉट लाइक टू ईट लड्डू एंड बर्फी, अंकित को ना लड्डू पसंद ना बर्फी पसंद। तो क्या यहां से मुझे मिल नहीं गया कि अंकित को क्या पसंद होगा, अंकित को जलेबी पसंद है। दोस्तों अगर अंकित को जलेबी पसंद है मतलब जलेबी बाकी जगह नहीं आ सकती, राइट। तो मुझे पता लग गया कि वैभव को लड्डू पसंद है, और वैभव को अगर लड्डू पसंद है तो प्रिया को लड्डू पसंद नहीं हो सकते, तो प्रिया को बर्फी पसंद होगी। मिल गया मेरा डेजर्ट वाला आंसर। ठीक है, ऐसे ही मैं थर्ड और फोर्थ को देख सकता हूं। प्रिया को हॉकी और फुटबॉल नहीं पसंद, प्रिया को हॉकी नहीं पसंद, प्रिया को फुटबॉल नहीं पसंद, प्रिया को क्रिकेट पसंद है। और प्रिया को क्रिकेट पसंद है तो बाकी दोनों को क्रिकेट पसंद नहीं हो सकती। और फिर आखिरी कह रहा है वैभव को हॉकी नहीं पसंद, वैभव को हॉकी नहीं पसंद तो वैभव को फुटबॉल पसंद होगा, और वैभव को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल अंकित को पसंद नहीं होगा। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप एक एक स्टेटमेंट उठाते गए एंड उनको आप लोग सारा का सारा फिल करते गए, ऐसे आंसर आ सकता है। नहीं, जय लिखा हुआ है ईच ऑफ देम प्लेज वन स्पोर्ट, इसीलिए। ठीक है, एक तो ये अप्रोच होगी कि जहां पर आपने जो जो गिवन है आप उसको क्रॉस करते गए, पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं आपको ऐसे करने का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। आपको ना यहां पे क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, आपने देखा कि सर मेरे सामने पार्शियल स्टेटमेंट्स हैं। अब पार्शियल स्टेटमेंट में भी ये स्टेटमेंट देखो कि किसमें ज्यादा डेटा है। आप बोलोगे सर जैसे इसमें ज्यादा डेटा है, पहले के मुकाबले सेकंड में ज्यादा डेटा है, तो आप बोलोगे सर अंकित डज नॉट लाइक टू ईट लड्डू एंड बर्फी, अंकित को ना लड्डू पसंद ना बर्फी पसंद। तो मुझे बताओ अंकित के लिए ऑप्शन क्या बचा, सर अंकित के लिए केवल बर्फी बची, सॉरी लड्डू नहीं पसंद बर्फी नहीं पसंद, तो अंकित के लिए क्या बचा, केवल जलेबी बची। ठीक है, क्योंकि अंकित को जब लड्डू नहीं पसंद बर्फी नहीं पसंद, अंकित के लिए जलेबी बची। अब देखो ये स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली है, अब इसको मैंने टिक मार्क कर दिया। स्टेटमेंट 1 कह रहा है वैभव को बर्फी नहीं पसंद, अब देखो अंकित को जलेबी आ चुकी है, मतलब जलेबी वैभव के सामने नहीं आ सकती, और वैभव को बर्फी नहीं पसंद,
तो वैभव के लिए बचा क्या, जो तीसरी चीज है वो है आपका लड्डू। अब अंकित का यहां पे आ चुका है, लड्डू यहां पे आ चुका है, तो प्रिया के सामने क्या आएगी, बर्फी आएगी। तो स्टेटमेंट 1 को भी जब मैंने इस्तेमाल कर लिया, मैंने वो आंसर निकाल लिया। अब इधर की बात करेंगे। अब स्टेटमेंट 3 और 4 में देखो ज्यादा डेटा किसमें है, आप बोलोगे थर्ड में। प्रिया को हॉकी नहीं पसंद, फुटबॉल नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली प्रिया को क्या पसंद आएगा, क्रिकेट पसंद आएगा। तो ठीक है, थर्ड भी मैंने इस्तेमाल कर ली। फोर्थ में क्या लिखा है, वैभव को हॉकी नहीं पसंद। अब देखो क्रिकेट ऑलरेडी आ चुका है, वैभव के सामने हॉकी आ नहीं सकता क्योंकि लिखा हुआ है। तो वैभव को क्या बचा, सर वैभव के लिए बचा फुटबॉल। और क्रिकेट आ गया, फुटबॉल आ गया, अंकित के सामने क्या आ जाएगा, हॉकी। तो हमें अगर पार्शियल स्टेटमेंट दी होंगी ना, तो जो जो जिस जिस स्टेटमेंट में ज्यादा डेटा होगा, हम उस स्टेटमेंट को उठाने की यहां पे कोशिश करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? दीपांजलि नहीं, उसका रीजन ये है, आप देखो ना, ईच ऑफ देम प्लेज अ स्पोर्ट एंड ईट्स एन आइटम। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें दो बार नहीं फिल होगा। इज इट क्लियर टिल हियर? एग्जाम्पल समझ आया कैसे समझा के लिए क्या है? हाँ सिद्धार्थ, स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि वैभव को क्या पसंद है, पर ये तो पता है कि वैभव को बर्फी पसंद नहीं है। वैभव को बर्फी पसंद है नहीं, और अंकित के सामने ऑलरेडी हमने जलेबी लिख दी है, तो वैभव को जलेबी पसंद नहीं हो सकती, बर्फी पसंद नहीं हो सकती, तो बचा क्या, लड्डू। ठीक है, एक और देखेंगे, एक और ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। नहीं भरत, उसमें लिखा है ना ईच ऑफ देम लाइक अ स्पोर्ट, इसलिए। और तन्मय, डन। ठीक है, गुड। ऋषि, आयुष, देवांगिनी, 80, संस्कार, वेरी गुड। देखो फिर से इसको, फिर से आप नोटिस करो, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन जैसा कि पिछला था, राइट right? जैसे इसमें देखेंगे 5 लोगों के बारे में बात करी गई है और वो 5 सिटीज को बिलोंग करते हैं। अब इसको करने के फिर से 2 तरीके हैं, या तो आप
जैसे क्रॉस करते रहो, एक एक करके सामने लिख लो पांचों के, या फिर अगर स्टार्ट करना है डायरेक्टली डेटा पुट करना है वो भी किया जा सकता है। दोनों एक बार समझ लेते हैं क्विकली। ठीक है, दिस इज पी, दिस इज मतलब लोगों की बात हुई है, तो ए बी सी डी ई। अब देखो एक बार सिंपली लिख लो कि इनके सामने पांच ऑप्शन लिख लिए, पी क्यू आर एस टी, पांचों के सामने एक बार क्विकली मैंने लिख लिया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, उतना भी वैसे टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, फटाफट कर ही सकते हो। ठीक है, रफली 1 मिनट इसके अंदर अंदर हो जाता है ये भी। देखो अब जो जो लिखा है उसको सॉल्व करो। पहला कह रहा है बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू। जो जो है ना उसको क्रॉस करते चलो, बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू। ठीक है, ये इस्तेमाल हो गया। बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, ये भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। फिर कह रहा है ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एंड टी, ए आर एस टी को बिलोंग नहीं करता और सी भी आर एस टी को बिलोंग नहीं करता। ओके, ये भी इस्तेमाल हो गया। फिर चौथा कह रहा है डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड ई टी, डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, क्यू एंड टी। अब जरा ये देखो, यहां तक अगर हमने चारों स्टेटमेंट इस्तेमाल कर ली ना, हमारा टेबल कुछ बन गया। अब यहां पे प्लीज समझेंगे, देखो ई के सामने चार कट गए, ई के सामने चार कट गए, मतलब ई के सामने एस ही होगा। अगर ई के सामने एस आ गया तो बाकी जगह एस नहीं आएगा, राइट। उसी तरह से सी के सामने पी आ गया तो बाकी जगह पी नहीं आ सकता। बस आ गया आंसर। ए के सामने क्यू आ गया, बी के सामने टी आ गया, सी के सामने पी आ गया, डी के सामने आर आ गया और ई के सामने एस आ गया। ठीक है, क्यू टी पी आर एस। बात समझ हुई? ऐसे डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो हमने क्रॉस करके किया। इज दिस क्लियर? ठीक है, जो जो गिवन है मैं उसको टिक मार्क करता गया एंड जहां जहां मुझे मिला मैं उनको क्रॉस 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 किस तरह से मैं करता गया। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देखो कुछ बच्चों ने इसको डायरेक्टली करने की कोशिश की होगी। अब देखो डायरेक्टली भी हो सकता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर डायरेक्टली करना है उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि ये सारी कौन सी हैं, ऑल ऑफ दीज आर पार्शियल स्टेटमेंट्स। जब हमारे पास फुल स्टेटमेंट है ही नहीं तो फिल तो कुछ नहीं कर सकते, तो पार्शियल स्टेटमेंट से शुरू करना है। पार्शियल स्टेटमेंट में, पार्शियल स्टेटमेंट में, हाँ सिद्धार्थ लिखा हुआ है तो वही तो मैंने कहा नॉट, मैंने कहा ऑर्डर में डाले हैं, मैंने कहा ऑर्डर में डाले हैं। अब देखो पार्शियल स्टेटमेंट में सबसे अगर पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे? ऐसे डेटा को जिसमें सबसे ज्यादा डेटा हो। अब देखो सबसे ज्यादा डेटा पता कहां पे है? इस तीसरे स्टेटमेंट के अंदर। सर वो कैसे पता? देखो इसने बता दिया कि ए और सी इन तीनों शहरों को बिलोंग नहीं करते। अगर देखो ए और सी इन शहरों को बिलोंग नहीं करते, आर एस टी को बिलोंग नहीं करते, तो ए किसको बिलोंग करेगा? या पी को या क्यू को, और सी भी इन्हीं को बिलोंग करेगा, या पी या क्यू को। अब जरा अंडरस्टैंड करना, अब अगर आपने ये बात पिक कर ली है, आप कोशिश करो इसी को लिंक करने की। और आप जरा ए में देखो, पहले स्टेटमेंट में उसने बोल दिया बी और सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, बी और सी क्यू को बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब क्या है? सर जो सी होगा वो क्यू को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर सी पी को बिलोंग करता है तो ए पी को बिलोंग नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ा सा आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं, अदरवाइज आपको मैंने दूसरा तरीका बता ही दिया। ए के सामने मुझे मिल गया है, सी के सामने मुझे मिल गया है, अब बाकी और डेटा निकालो। बी और ई में क्या नहीं हो सकता? पी और आर नहीं हो सकता, तो इसमें क्या होगा? बी में क्या होगा? क्यू होगा या एस होगा या टी होगा, एंड ऐसे ई में क्या होगा? क्यू होगा या एस होगा या टी होगा। पर आप बोलोगे क्यू तो ऑलरेडी आ गया, तो क्यू ऑलरेडी आ गया। ठीक है, और क्या लिखा है? डी और ई में क्यू और टी नहीं हो सकता, तो ई में देखो टी नहीं हो सकता, ई में टी नहीं हो सकता तो ई एस में आ गया, और एस इधर आ गया तो टी इधर नहीं हो सकता, और डी का आपका आंसर आ गया। ओके
ठीक हुई ये बात? तो बिना उसके भी किया जा सकता है और उसके साथ भी किया जा सकता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, टेल हियर। समझ आया यहां तक? एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, ये वाला एक और ट्राई करेंगे। जी बन गए यहां तक? टेबल बन गया? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मतलब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर कौन है, ठीक है, या फिर इस तरह से अपना आर्टिस्ट कौन है, ये सब क्वेश्चन है मतलब इस तरह से। या ये बताओ एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, इसको बताओ, इसका आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन। चलिए चलिए ट्राई करते हैं, इधर ही बनाएंगे, इधर थोड़ा साइड में। अब पहले बताओ मुझे कि क्या क्या बात किसकी हुई है। सर एक तो 5 लोगों की बात हुई है, दूसरा उनके काम काज की बात हुई है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, तीसरी बात शादीशुदा की बात हुई है कि किसी की शादी हो गई है किसी की नहीं हुई है, और इसके अलावा एक दो बातें और हुई हैं कि कोई लड़का है कोई लड़की है, इस तरह से। चलो ठीक है बना लेते हैं, कोई नहीं। 5 लोगों का बनाना है तो नीचे बन जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, 5 लोग हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। ठीक है, इनमें क्या है, एक तो प्रोफेशन की बात हुई है कि कौन क्या काम करता है, दूसरा एक दो जगह शादी वादी की बात हुई है कि मैरिड है या नहीं है, राइट, और दूसरा है कि मेल फीमेल की भी बात हुई है, तो मैंने बना लिया कोई नहीं, कि क्या उनका जेंडर क्या है। देखो जो जो गिवन है ना, देखो अब क्या स्टेटमेंट है, सर ये तो बदल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मुझे समझ आ गया कि हाँ कहीं डॉक्टर डालूंगा कहीं आर्टिस्ट डालूंगा कहीं लॉयर डालूंगा। अब देखो क्या कह रहा है, पी एंड एस क्या है, अनमैरिड है और स्टूडेंट है। क्या है, पी क्या है, अनमैरिड, एस क्या है, अनमैरिड,
और साथ ही साथ ये स्टूडेंट है, ठीक है, स्टड है ये। चलो बढ़िया है। क्या इस डेटा में कुछ और है? मैंने अनमैरिड भी इस्तेमाल कर लिया, मैंने स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर लिया, तो भाई ये स्टेटमेंट मेरी इस्तेमाल हो चुकी है। अब देखो आगे चलते हैं फिर। आगे कह रहे हैं टी इज अ मैन, टी इज अ मैन, ओके, मेल हो गया ये। साथ में लिखा है मैरिड, सर ये मैरिड भी है, हाँ जी ये मैरिड, एम लिख दिया मैंने। टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब देखो मैंने इतना तो इस्तेमाल कर लिया, टी इज अ मैन मैरिड, पर ये नहीं पता कौन किसके साथ शादीशुदा है। अब मुझे बताओ ये शादीशुदा हो किसके साथ सकता है, आप खुद सोच के बताओ एक बार। आप बोलोगे सर टी की शादी हो रखी है, पी और एस अनमैरिड है, तो टी की शादी किसके साथ हुई होगी? सर अपने साथ तो हो नहीं सकती, या तो क्यू के साथ हुई होगी या आर के साथ। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, पी और एस की शादी नहीं हुई। हमें नहीं पता किसके साथ हुई है, पर क्यू या आर में से किसी के साथ हुई होगी। मैंने कहा ओके। फिर आगे क्या कह रहा है, क्यू इज द ब्रदर, क्यू है लड़का, क्यू इज अ मेल, ब्रदर है पी का। इसको कैसे डालें अभी तो समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है। पर इसने आगे बता दिया कि जो आपका क्यू है वो ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है। अब मुझे देखो, अगर क्यू ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है तो क्या बचा? देखो एक डॉक्टर होगा, एक लॉयर होगा, एक आर्टिस्ट होगा। अब क्यू अगर डॉक्टर भी नहीं है आर्टिस्ट भी नहीं है तो क्यू को क्या होना पड़ेगा? सर क्यू को लॉयर ही होना पड़ेगा। एंड आखिरी स्टेटमेंट कह रही है आर डॉक्टर नहीं है, तो आर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर कौन होगा? टी। और बचा क्या? आर हो जाएगा अपना आर्टिस्ट। अब देखो क्या बचा था, ये डी स्टेटमेंट मैंने इस्तेमाल कर ली। मेरे पास दो चीजें बची हुई हैं, एक है ये वाली थोड़ी सी बची हुई है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। अब देखो क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी। अब देखना इधर देखना, प्लीज इधर देखना सब लोग। टी है एक लड़का और उसकी शादी हो रखी है, उसी तरह से क्यू भी एक लड़का है। तो इसका मतलब पता क्या है, टी की शादी क्यू से नहीं हुई होगी, टी की शादी आर से ही हुई होगी। देखो यहां पे ना आपको यही अज्यूम करना पड़ेगा कि जब हम शादी की बात कर रहे हैं ना, हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल और मेल की शादी की बात नहीं कर रहे। तो इट ऑटोमेटिकली मींस कि आर फीमेल होगी तो टी की शादी आर से हुई होगी, क्योंकि क्यू एक लड़का है। दैट इज वाई आपकी टी की आर के साथ यहां पे शादी हो रखी है। तो आर क्या है? सर आर भी मैरिड होगा, या होगी सॉरी, ठीक है, आर भी यहां पे मैरिड होगी। ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा, सर इतना टेबल तो फिल हो गया पर मैं बाकी टेबल फिल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, ये फिल नहीं हुआ, ये फिल नहीं हुआ, ये फिल नहीं हुआ, पर आप देखो मैंने डेटा सारा इस्तेमाल कर लिया या नहीं कर लिया? जो चीजें मेरी बची हुई थी मैंने वो भी इस्तेमाल कर ली। इसका मतलब पता क्या है, बाकी चीजें मैं निकाल नहीं सकता। विनायक पूछ रहे हैं पी और एस की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि लिखा है एस अनमैरिड है, लिखा है ये देखो ना, एस इज अनमैरिड, तो एस की अनमैरिड है, जब अनमैरिड है तो कैसे शादी होगी? तो भाई ये टेबल बनेगा। जो चीजें नहीं निकली घबराना नहीं है, जब स्टेटमेंट सारी इस्तेमाल हो गई है इसका मतलब यही है कि ये डेटा अनसफिशिएंट है या डेटा इनएडिक्वेट है। तो बस अगर आप अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, अब तो बता दोगे इसमें कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कौन है? जो है बता दो, डॉक्टर अपना टी है, डॉक्टर अपना टी है तो टी आ जाएगा इसका आंसर। बस ऐसे आंसर निकालने हैं। अब देखो इसमें देखो हु इज द स्पाउस ऑफ आर, ये पता लगा आपको? हु इज द स्पाउस ऑफ आर, कौन है स्पाउस ऑफ आर? आर की शादी किसके साथ हुई है? आर की शादी टी के साथ हुई है, इसीलिए स्पाउस ऑफ आर होगा आपका टी। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन। अब देखो मैन कौन कौन थे जो डेफिनेटली थे? देखो मैन के बारे में हमें जानकारी यहां पे मिली कि एक तो क्यू पक्का मेल है और एक टी। तो क्यू और टी पक्का मेल है, बाकियों का पता नहीं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे ना तो क्यू ऑप्शन में है, अगर टी होता टी भी टिक हो जाता, पर पी और एस का हमें पता नहीं है, पर क्यू पक्का मेल है। सो दैट इज वाई क्यू विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टिल हियर? यस, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है यहां तक आप लोगों को? यस और नो? क्लैरिटी मिली? ठीक है। इज इट ओके टिल हियर? यस यस यस। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसमें ना एक दो क्वेश्चंस और होंगे, दो तीन एक दो सेट और होंगे पजल के, तो आप एक बार खुद भी ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको और पजल्स करवा दूंगा ताकि इसकी हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए।
ठीक है, तो एक दो प्रैक्टिस सेट्स और हैं इस सेट के अंदर, इस पर्टिकुलर पीपीटी के अंदर, तो एक बार आप लोग ट्राई कर लेना। हाँ वो भी कर लेंगे, डोंट वरी, उसके बारे में भी हो जाएगा, आप चिंता मत करें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।